हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा एसएससी जीडी 2022-23 का टेस्ट सीरीज नंबर 45 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के जीके व जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 के सिलेबस के रिकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली एसएससी जीडी 2022-23 की परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 45 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल में घुलनशील नहीं है, नहीं बताने दोस्तों हम लोगों को, यानी कि असत्य कथन का चयन करना है। ए नंबर है नमक चीनी जैसे ठोस, तो ये तो दोस्तों जल में घुलनशील है। नमक चीनी जैसे ठोस, ये सारी चीजें जल में घुलनशील है। बी नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन जैसी गैसें, तो ये भी दोस्तों जल में घुलनशील है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल ऑक्सीजन जैसी गैसें ये भी जल में घुलनशील है। डी नंबर है दोस्तों एल्कोहल, जिसमें ब्रैकेट में दिए गए एथिल अल्कोहल, ये भी जल में घुलनशील है। तो बचा क्या दोस्तों? तेल। तेल दोस्तों ये जल में घुलनशील नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे भी विकल्प आए, तेल जल में घुलनशील नहीं है, तो हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर सी। चलिए एक इंपॉर्टेंट नोट देखेंगे दोस्तों, ताकि ये क्वेश्चन हमारे पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जल एक अच्छा क्या है? विलायक है। बार बार पूछा था दोस्तों, जल एक अच्छा विलायक है। इसमें चीनी, नमक और कई खनिज घुल जाते हैं। जल दोस्तों द्रव और गैसों को भी घोल देता है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसी कई गैसें भी जल में घुलनशील है, लेकिन तेल जल में घुलनशील नहीं है, जो कि हमारा आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टैटिक जीके का, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो हमारा आंसर होगा दोस्तों बैरोमीटर से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे शरीर में रोगों से प्रतिरक्षा का कार्य करती है। कौन करती है दोस्तों? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, कौन होगा आंसर? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो है दोस्तों हमारे शरीर में रोगों से प्रतिरक्षा का कार्य करती है। ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट नोट देखेंगे दोस्तों थोड़ा सा हम लोग, ताकि ये क्वेश्चन भी पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शरीर को जब भी कोई रोगाणु या दूसरा परजीवी प्रभावित करता है, तो श्वेत रुधिर कणिकाएं उनसे शरीर की रक्षा करती हैं। श्वेत रुधिरकाएं शरीर में अशक्त तथा टूटी हुई कोशिकाओं का भक्षण कर रुधिर की सफाई करती हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है हिस्ट्री से। इक्तादारी पद्धति किसने प्रारंभ की थी? बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा सही आंसर होगा इल्तुतमिश, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। इल्तुतमिश ने दोस्तों इक्तादारी पद्धति की शुरुआत की थी या प्रारंभ की थी। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, एक सर्वदाता रुधिर वर्ग और एक सर्वाग्राही। तो सर्वदाता कौन सा है दोस्तों? ओ है। अगर सर्वाग्राही पूछा जाए तो ए बी होंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सर्वदाता मतलब ओ वर्ग, ये किसी को भी अपना रुधिर दे सकता है, और ए बी जो सर्वाग्राही है, ये किसी भी ग्रुप से रुधिर ले सकता है। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, जल से भरा तालाब उथला दिखाई देता है, इसका कारण बताना है दोस्तों। आप लोग भी ध्यान दे होंगे, एक कॉमन सेंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जनरल साइंस से पूछा जा रहा है। जल से भरा तालाब उथला दिखाई देता है, इसका कारण बताना है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अपवर्तन, यानी कि विकल्प नंबर बी। दोस्तों अपवर्तन के कारण ही तालाब में भरा हुआ जल उथला प्रतीत होता है। इसके अलावा दोस्तों, जल में जब हम आंशिक रूप से कोई भी छड़ी रखते हैं, तो भी दोस्तों थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखती है जल में। कैसी दिखती है? मुड़ी हुई। ये सब दोस्तों अपवर्तन के कारण ही है। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ये पूछा जा रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि विकल्प नंबर सी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दोस्तों बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। मोती मस्जिद, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा दोस्तों कंफ्यूज करते हैं, इसलिए एक बार इसका रिवीजन करेंगे। मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? तो एक दोस्तों दिल्ली में भी स्थित है, एक आगरा में भी स्थित है। तो विकल्प में क्या है दोस्तों? आगरा दिया गया है, तो हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर ये। यहाँ थोड़ा सा रिवीजन इसका जरूर करेंगे दोस्तों हम लोग, ताकि ये क्वेश्चन पूरी तरह से हमारा क्लियर हो सके, और दोस्तों जो हमारे यहाँ से कन्फ्यूजन होते हैं वो दूर हो सके। दोस्तों ध्यान दीजिएगा,
मोती मस्जिद आगरा के किले में जो स्थित है, इसका निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। और जो दिल्ली के लाल किले में स्थित है मोती मस्जिद, इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंचमढ़ी, बार बार पूछा गया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंचमढ़ी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, सतपुड़ा श्रेणी में। किस श्रेणी में? सतपुड़ा। थोड़ा सा इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और ये एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जिसे सतपुड़ा की क्या कहा जाता है? रानी कहा जाता है। सतपुड़ा एक प्राचीन ब्लॉक पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी बार बार पूछी गई दोस्तों, धूपगढ़ है। क्या है? धूपगढ़ है। और सतपुड़ा सीढ़ी पर ही अमरकंटक का पठार स्थित है, जहां से 2 नदियां निकलती हैं, हम लोग पढ़ते चले आए। वो है दोस्तों नर्मदा तथा सोन। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा काल का क्वेश्चन है दोस्तों, हिस्ट्री से, जिससे कई क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि हड़प्पा काल के जो नगर थे वो किस नदी के तट पर स्थित थे, बार बार पूछा गया दोस्तों। तो यहाँ पहले हम लोग इसका आंसर करेंगे। पुनः दोस्तों जो महत्वपूर्ण हड़प्पा काल के नगर थे वो किस नदी पर के तट पर स्थित थे, इनका भी दोस्तों हम लोग यहाँ पे रिवीजन करेंगे। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? भोगवा। 2 क्वेश्चन और बनते हैं लोथल से दोस्तों। ये गुजरात में स्थित है, और यह दोस्तों लोथल ये हड़प्पा काल का प्रमुख बंदरगाह था, या बंदरगाह के नाम से जाना जाता था लोथल, जो कि भोगवा नदी के तट पर स्थित था। थोड़ा सा दोस्तों इंपॉर्टेंट नोट देखेंगे यहाँ पे हम लोग, जो हड़प्पाकालीन नदियों के किनारे बसे नगर हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? रावी। मोहनजोदड़ो सिंधु। रोपड़ सतलज। कालीबंगा घग्गर। लोथल भोगवा। राखीगढ़ी घग्गर। चन्नूधड़ो सिंधु। आप इतना ध्यान रखेंगे दोस्तों तो आप लोगों के आंसर यहाँ से मिल जाएंगे। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक थे, हमें बताना कौन है दोस्तों, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का। अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों मिर्जा गुलाम अहमद, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 को, साखी एवं शब्द रचनाएं किस संत की हैं, ये बताना है क्वेश्चन नंबर 12 में, जो कि हमारा थंबनेल का भी क्वेश्चन है दोस्तों। तो आंसर होगा साखी एवं शब्द किसकी रचना है? कबीरदास की, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन प्रभावी हुई? थोड़ा सा रिवीजन करना इसका जरूरी है दोस्तों। एक दिन घोषणा का होना और घोषणा का प्रभाव आना, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं और कई क्वेश्चन इसके इर्द गिर्द भी जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम 2 लोग दोस्तों उसका रिवीजन भी करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज भी क्रिएट करता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप लोग। दोस्तों क्वेश्चन है बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई? प्रभावी पूछा रहा है, तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905। अब एक महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहला फैक्ट है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 को हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। किस रूप में? राखी दिवस के रूप में। ये दिन लिखा हुआ दोस्तों थोड़ा सा मिस प्रिंट है। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, जिनका कार्यकाल था 1899 से 1905। और जो स्वदेशी आंदोलन था दोस्तों, इसके प्रारंभ का तात्कालिक कारण बंगाल का विभाजन ही था, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, ट्रिप्सिन क्या करता है? तो ट्रिप्सिन प्रोटीन का विघटन करता है, यानी विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस सीरीज का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, गेहूं का समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों एक निश्चित सीमा से अधिक मूल्य गिरने से रोकने के लिए एमएसपी लागू की गई है, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। एक इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे ताकि इससे संबंधित हमारे क्वेश्चन क्लियर हो सके। दोस्तों समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेची जाने वाली अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार हो। जब बाजार में अनाजों का मूल्य गिर जाता है तो सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर अनाज खरीद कर उनके हित की रक्षा कर सकती है। इस प्रकार एक निश्चित सीमा से अधिक मूल्य गिरने से रोकना इसका उद्देश्य है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 15 MCQs के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि आपके यहाँ से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन अब तक कहाँ तक पहुँची है। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें।
तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले टेस्ट सीरीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।